गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल प्रबोधनम में आप लोगों का दोबारा फिर से स्वागत है। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपने एनसीईआरटी सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री कंटिन्यूड है। आशा करता हूँ आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और अब आज का हमारा दूसरा चैप्टर, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अच्छा, अगर अभी तक हम देखें तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था कि क्या क्या एविडेंसेस हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं, व्हाट वेयर वगैरह सब कुछ हमने जाना था। और हमने फाइनली एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा था कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर हमारे लिए हमारे हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। सवाल ये है कि हमारी हिस्ट्री क्रिएट करनी क्यों ज़रूरी है। यार, जो बीत गया सो बीत गया, उसको हम दोबारा, वो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना भाई, अब आगे भविष्य की तरफ देखो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने पास्ट को रिमेम्बराइज करके रखेंगे तो इससे अपने फ्यूचर को बहुत तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी हिस्ट्री, और हमें पता भी होना चाहिए यार कि हमारे पास में क्या हुआ है, हम किस तरीके से। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थ्योरीज कहती हैं कि शायद ह्यूमंस अर्थ के ही नहीं हैं, ये किसी और प्लैनेट से यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक्चुअली में पास्ट में क्या हुआ है, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। और ये हिस्ट्री क्रिएट करने का काम कौन करता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं। ये सारे के सारे मिलकर हमारे लिए हमारी हिस्ट्री क्रिएट करने में मदद करते हैं। ओके, तो अब अपने हिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, अच्छा, आप लोगों को पता है आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो, अब 2 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब क्या है सर, तो लगभग 20 लाख साल पहले इंसान किस तरीके का रहता था, क्या करता था। अब अब क्योंकि उस वक्त कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो भाई उस वक्त खाना वाना बनाया तो नहीं जाता था। तो क्योंकि उस वक्त फूड को गेट करने का तरीका दो था, आइदर हंटिंग और गैदरिंग। इसलिए उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनको हमने क्लासिफाई किया है एज हंटर्स एंड गैदरर्स, क्योंकि हंटिंग से वो प्रेज को मारकर उनके मीट वगैरह को यूज़ करते थे एज अ फूड, और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। तो रास्ते में चल रहे भाई, बीच में हमें कोई पेड़ पौधा मिला, एप्पल का पेड़ मिला रहे, मैं तो मन कर गया एप्पल खाने का। एप्पल का पेड़ वगैरह मिला तो वहाँ से एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया वगैरह वगैरह। तो वो गैदरिंग करते थे और इस तरीके से वो नोमैडिक लाइफ एग्जिबिट करते थे। अब नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या है, नोमैडिक का मतलब होता है घूमना, यानी वो हमेशा घूमते फिरते रहते थे। हाँ, ये सवाल आया कि वो क्यों भाई घूमते क्यों थे, मतलब पाँव में कोई दिक्कत वगैरह थी क्या, कि मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, या फिर ऊपर वाले ने कोई मशीन वगैरह लगा रखी थी उनके पाँव में कि भाई तू चलता ही रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे जो भी रीजंस है वो आगे हम जानेंगे कि क्यों हंटर एंड गैदरर्स जो थे वो नोमैडिक लाइफ को एग्जिबिट कर रहे थे। भीमबेटका, हंसगी एंड कुर्नूल केव्स, ये वो साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस फाउंड हुए हैं कि उस वक्त जो भी पर्सनालिटीज़ रहती थी, जो भी पर्सन रहते थे, ह्यूमन बींग्स रहते थे, वो हंटर और गैदरर्स थे। अब मैं आपको मैप में दिखा दूँ, आप देख सकते हैं ये रहा भीमबेटका हमारा, मध्य प्रदेश में है। कुर्नूल ये रहा हमारा, आंध्र प्रदेश में है। और हंसकी ये रहा हमारा, जो कि कर्नाटक वाले पोर्शन में है। ये तीन वो रीजन्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं कि उस वक्त की जो पर्सनालिटीज़ रहती थी वो हंटर और गैदरर्स की थी। अब सर आपने एक टर्म यूज़ किया साइट्स, साइट्स किन्हें कहते हैं, तो साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड।
साइट्स उन प्लेसेस को कहते हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को थिंग्स का रिमेन्स मिले। अब थिंग्स कौन कौन से हैं? तो टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इनके रिमेन्स उन जगहों पर एक पर्टिकुलर रीजन पर आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ों का एक पूरा का पूरा मतलब रिमेनिंग्स मिले हुए हैं। तो उन रीजन्स को हम एज अ आर्कियोलॉजिकल साइट कह देते हैं। तो भीमबेटका, हंसगी और कुर्नूल केव्स ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हंटर और गैदरर्स के एविडेंसेस मिले। सर ये बात तो समझ में आई कि आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो जो भी पर्सन रहते थे, ह्यूमन बींग्स रहते थे, उनको हमने हंटर और गैदरर क्लासीफाई कर दिया। वो इसलिए हमने हंटर और गैदरर इसलिए हमने कहा क्योंकि उनका खाना मिलने का जो तरीका था, यानी सोर्स ऑफ फूड जो था, वो आइदर हंटिंग था और गैदरिंग था। इसलिए हमने कहा कि वो ह्यूमन बींग्स जो थे वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे। हमें कैसे पता चलता है कि वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे? तो सिंपल सी बात है, अपनी पास्ट को रिमेम्बराइज करने के लिए हमारे पास होते हैं सोर्सेज। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी यही चीज़ पढ़ा था कि वो सोर्सेज ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या साइकोलॉजी, मेंटली, फिज़िकली जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं सब के बारे में हमें पता चलता है पास्ट की। तो हंटर और गैदरर्स थे उस टाइम, इसका ऑल क्रेडिट जाता है भाई आर्कियोलॉजिस्ट को। आर्कियोलॉजिस्ट ही हमें बताते हैं कि हाँ उस टाइम पे जो पर्सनालिटीज़ रहती थी वो इस कैटेगरी की रहती थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? तो उनको मिलते हैं कुछ थिंग्स, उनको मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है टूल्स, जो कि स्टोन के बने होते थे, वुड के और बोन के। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये 3 टाइप के टूल्स मिले हैं। इसके साथ साथ केव पेंटिंग्स। अभी तक मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बोला था कि ये जो सोर्सेज फॉर पास्ट है ये धीरे धीरे ब्रॉडर होती जाएगी। उस वक्त हमने सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बात करा था, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी आप देख सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन दोबारा बढ़ गई, पेंटिंग्स की। इसका मतलब ये कि पेंटिंग्स भी हमें अपने पास्ट को समझने में मदद करती है। केव पेंटिंग्स का मतलब है कि ऐसी पेंटिंग्स जो केव के अंदर मिली है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा, है ना। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये भीमबेटका केव पेंटिंग है। भीमबेटका मैंने अभी भी बताया कि ये मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर एक केव मिला है उस टाइम का मतलब केव तो भाई शुरू से ही था, लेकिन उस टाइम में यूज्ड वो केव है और उसके अंदर ये पेंटिंग बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच हमें एक डियर लाइक एनिमल दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग में, और इसके चारों तरफ लोग हैं जो कि पत्थर मार रहे हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, पत्थर डियर को क्यों मार रहे होंगे? तो शायद उनका मन कर रहा होगा कि डियर नाचे और उसको नचवाने के लिए वो लोग पत्थर मारेंगे। नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पत्थर किस लिए मारे हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, हंटिंग के लिए, फॉर प्रेइंग दैट डियर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ उस वक्त हंटिंग एक सोर्स था फॉर देयर फूड। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ एनिमल्स उस वक्त के जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर्स थे। अब हंटिंग के साथ साथ गेदरिंग तो खैर आज भी चलता है ना। आज भी अगर आप देखो, अगर लोग तीर्थ पर निकल जाए, पैदल यात्रा करें, पद यात्रा, तो बीच में अगर उन्हें कोई ट्री मिला, प्लांट मिला और उस पर कोई फ्रूट वगैरह लटक रहा हुआ, तो वो सिंपल सी बात है वो उसको तोड़ेंगे फॉर देयर फूड, है ना। तो गैदरिंग आज भी होती है, उस वक्त भी होती थी। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमें केव के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स मिली हैं
उन पेंटिंग्स में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर रेड और ब्लैक हुए, और ये जो कलर्स हैं ये मिनरल कलर्स हैं। मिनरल कलर्स मतलब उनको कहते हैं जो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करके वो बनाई हुई, अर्थ की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज़ करके जो कलर्स बनाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या कहते हैं, गुलाब लिया, गुलाब को मसल दिया प्रॉपर तरीके से, उसको गीला करके और उसका एक पेस्ट क्रिएट करा जो कि रेड कलर का हो गया, तो वो रेड कलर यूज़ कर लिया आपने, तो आपने जो रेड कलर बनाया वो नेचुरल तरीके से बनाया, तो ये एक किस्म का मिनरल कलर हुआ। ओके, तो अभी तक हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि उस वक्त जो लोग रहते थे वो हंटर्स और गैदर्स थे। दो तरीके, एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और दूसरा पेंटिंग्स। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें टूल्स मिले हैं सबसे ज़्यादा, और टूल्स में भी स्टोन टूल्स सबसे ज़्यादा मिले हैं। वैसे मतलब एविडेंसेस को देखें तो हमें 3 किस्म के टूल्स मिले, स्टोन, वुड और बोन। उसमें से स्टोन टूल्स क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाइव होने वाले टूल्स हैं, भाई बोन भी बायोडिग्रेडेबल होता है तो वो बहुत जल्दी ही मतलब ख़त्म हो जाता है। वुड भी बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन स्टोन, इनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो बहुत स्लो है। तो आज से 15,000 साल पहले भी कोई स्टोन की कोई चीज़ रही होगी, वो आज भी आपको आराम से मिल सकती है। ओके, ये देखा आपने भीमबेटका पेंटिंग, देख सकते हैं आप। हाँ, क्या चीज़ है यार, देखिए, है ना। बताओ यार, मुझे तो आज भी ताज्जुब होता है कि उस वक्त भी पेंटिंग का प्रचलन था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट, इन सब की मदद से अभी तक हमें कुछ कुछ बातें पता चल रही हैं कि भाई आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो किस तरीके के लोग रहते थे, वो अपने फूड के लिए क्या क्या काम करते थे। तो हंटिंग और गैदरिंग का पता चला हमें। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बात बताया कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो नोमैडिक लाइफ को लीव कर रहे थे। तो सर उसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, वो क्यों नोमैडिक लाइफ को लीव कर रहे थे या फिर क्यों नोमैडिक लाइफ एग्जिबिट कर रहे थे। तो उसके पीछे हमारे पास 5 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वो सारे लोग उस पर्टिकुलर रीजन के रिसोर्सेज को, फूड रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई तरीका नहीं है, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज हो जाएगा। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, क्योंकि फूड रिसोर्सेज वहाँ पर जो ग्रो करेंगे वो तो नेचुरल तरीके से ग्रो करेंगे। अब आपने क्या करा, वहाँ के जितने भी फूड रिसोर्सेज थे, जितने भी फूड की चीज़ें थी, उन सबको आपने खा लिया, तो भाई अब तो कमी हो गई ना, और पेट तो पापी है। तो उसके लिए भैया आगे मूव कीजिए, आगे कोई और फूड रिसोर्स ढूंढिए। तो फर्स्ट रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज एट अ लोकल लेवल। सेकंड, अब क्योंकि हंटिंग हमारा फूड का सोर्स था, अब हंटिंग का मतलब ये तो है नहीं कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर एक एनिमल आएगा, कहेगा लो भैया हम आ गए, मार लो हमें और खा लो, अपना पेट पूजा कर लो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब क्योंकि एनिमल्स भी प्रे ढूंढते हैं, वो अपने स्मॉलर प्रेस को ढूंढने के लिए दौड़ेंगे, और क्योंकि आप भी हंटिंग कर रहे हैं तो आप उनके पीछे दौड़ेंगे, तो इस तरीके से आप भी मूवमेंट करेंगे। तो ये सेकंड रीज़न है फॉर नोमैडिक लाइफ। थर्ड, टोटली डिपेंडेंसी थी नेचुरल वेज पे, क्योंकि आर्टिफिशियल वेज थे नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो उस वक्त ऊपर वाले ने आपको एनिमल्स दिए हुए हैं कि भाई इनको मारो और खाओ, प्लांट्स दिए हुए हैं
कि ये रहे हमारे पास फ्रूट्स वगैरह, इनको यूज़ करो। तो नेचुरल, अब क्योंकि प्लांट्स जो फ्रूट बियर करते हैं वो सीजनल होते हैं, वैसा है नहीं कि एवरग्रीन मतलब हमेशा पूरा थ्रू आउट द ईयर आपको फ्रूट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक पर्टिकुलर सीज़न में फ्रूट ग्रो करेगा। तो आप जिस रीजन में रह रहे हैं वहाँ पर आपने उस सीज़न के फ्रूट्स को खा लिया, और उस पर्टिकुलर रीजन में वही कुछ चुनिंदा पौधे हैं या फिर पेड़ हैं जहाँ पर उसी पर्टिकुलर सीज़न में फ्रूट ग्रो करता है, तो आपने तो उस वक्त खा लिया। अब पूरे साल के लिए तो आपने खाया नहीं है ना, क्योंकि आपको डेली फूड चाहिए। उस सीज़न के लिए तो आपके पास लबालब खाना था। अब आपको आगे मूव करना पड़ेगा, ताकि मतलब कोई ऐसे प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास दूसरे फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आपको मिल जाए। तो इन सर्च ऑफ फ्रूट बियरिंग प्लांट्स भी मूव करना पड़ता था। तीसरा, वाटर। भाई पानी की ज़रूरत सबको है। पानी के सोर्सेज रिवर्स हैं। रिवर्स दो किस्म के, सीजनल और पेरेनियल। पेरेनियल रिवर्स उनको कहते हैं जिनमें पानी पूरे साल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा। गंगा एक पेरेनियल रिवर है क्योंकि उसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर्स हैं जिनमें पानी कुछ एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बरसात के मौसम में। तो ऐसे जो रिवर्स होते हैं जिनमें ईयर के किसी पर्टिकुलर टाइम में वाटर रहता है, उस रिवर को हम लोग सीजनल रिवर कहते हैं। अब जो पर्सनालिटीज़ सीजनल रिवर के बैंक्स पर रहती रही होंगी, उनको उस पर्टिकुलर सीज़न में तो पानी मिल रहा है, लेकिन उनको पानी अगले सीज़न में भी चाहिए, और अगले सीज़न में फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई के सीज़न में, समर सीज़न में वो रिवर सूख गई, तो फिर उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? उस बंदे को मूवमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स जहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो, वहाँ पर भी मूव करना पड़ेगा। मूवमेंट इसके लिए भी ज़रूरी है। तो सर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स कहाँ है? तो स्टोन्स का काम सिर्फ और सिर्फ प्रे को मारना ही नहीं है। प्रे मतलब शिकार को सिर्फ मारना ही नहीं है। भाई तुमने मार दिया, मीट निकालना है, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एकदम तीखे पैने स्टोन टूल्स चाहिए होंगे। तो भाई तीखे पैने स्टोन टूल्स तब आप बना पाओगे ना जब आपके पास स्टोन हो। तो आप मूवमेंट उसके लिए भी करेंगे कि आपको अच्छे क्वालिटी के स्टोन टूल्स मिल सके। तो आप समझ सकते हैं कि हंटर और गैदरर जो थे वो नोमैडिक लाइफ क्यों एग्जिबिट कर रहे थे। इसके पीछे 5 रीज़न। पहला रीज़न, स्कार्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज एट लोकल लेवल। दूसरा, हंटर्स नीड टू फॉलो एनिमल्स। तीसरा, टोटल डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल वेज। चौथा, वाटर सोर्सेज। और पांचवा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। अब आप देख सकते हैं ये कुछ स्टोन टूल्स जो कि हमें मिले हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये रहे हमारे पास भैया बड़े बड़े पत्थर। टाइम के साथ साथ पत्थरों का साइज छोटा, इनकी एजिंग देखिए, एज कितने तीखे होते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप एज कितना तीखा है। वही शुरू में जो पत्थर, जो टूल्स, स्टोन टूल्स बने थे, उनके एजेस कितने मोटे मोटे हैं, बाद में तीखे, बाद में और भी ज़्यादा तीखे। देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, देखिए कितने तीखे तीखे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे ये सारे स्टोन टूल्स बने हैं, ये अलग अलग टाइम के स्टोन टूल्स हैं। ये जो आपके बड़े बड़े ये जो आपको स्टोन टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पहले के टाइम के हैं। तो जिस टाइम पर ये बड़े बड़े स्टोन टूल्स थे, उस टाइम पीरियड को हम लोग पैलियोलिथिक
एज कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टूल्स का साइज छोटा हुआ, शार्पनेस बढ़ी, तो बाद वाले फेज़ को हम लोग मेसोलिथिक कहते हैं, जो कि येलो बॉक्स के अंदर है। बाद में फर्दर और भी ज़्यादा टूल्स का साइज छोटा हुआ, शार्पनेस बढ़ाई गई ताकि फिनिशिंग बढ़िया आ सके, तो इस पीरियड को हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। तो सर ये बार बार लिथिक क्यों यूज़ कर रहे हैं आप? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ऐसा क्यों? तो पैलियो शब्द का मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन। तो वो एज जो जहाँ पर ओल्ड स्टोन्स का मतलब है जहाँ पर ओल्ड टाइप्स के स्टोन्स को यूज़ किया गया है फॉर मेकिंग टूल्स। मतलब उस वक्त ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं थी स्टोन टूल्स को लेकर। बाद में माइक्रोलिथ्स बने। माइक्रोलिथ्स का मतलब छोटे छोटे स्टोन टूल्स यूज़ हुए जिनके एजेस थोड़े से शार्प थे, तो उस पीरियड को हमने कहा मेसोलिथिक। तो देख सकते हैं ये है मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक से हमने मेसोलिथिक में एंट्री की। इसके बाद और भी ज़्यादा शार्पनेस बढ़ी, फिनिशिंग और भी ज़्यादा तगड़ी हुई, तो उस टाइम पीरियड को हमने कहा नियोलिथिक, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई उस वक्त क्योंकि स्टोन टूल्स सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे, तो हमने उन पर्टिकुलर एजेस को स्टोन एज और लिथिक एज कहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के टाइम, अगर आप अभी के टाइम को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आज के टाइम में स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का बड़ा ज़्यादा यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी के चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो अभी का जो एरा है या फिर अभी का जो एज है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एज और आईटी एज कहेंगे। न्यूज़ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंग्स का भी सुनाई दे रहा होगा, और आपको अभी पता चल भी रहा होगा कि फर्दर आगे आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंग्स यूज़ होंगी। तो बाद में जिस एज को आज के टाइम में आप इलेक्ट्रॉनिक एज और आईटी एज कह रहे हैं, बाद में इसी एज को बाद में इसी चीज़ को आप एआई एज कहने लग जाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एज। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस चीज़ की महत्वता, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर एज को उसके नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि पहले के टाइम में हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में क्योंकि स्टोन्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। अभी हम जानेंगे कि स्टोन टूल्स का यूज़ क्यों क्यों किया जाता था, लेकिन पहले के टाइम में स्टोन टूल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा था, इसीलिए हमने उस पूरे एज को स्टोन एज और लिथिक एज कहा। और ये पूरा स्टोन एज और लिथिक एज जो है, इसको 3 पार्ट में हमने कैटेगराइज करा: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। आप देख सकते हैं पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो, MYA स्टैंड्स फॉर मिलियन ईयर्स अगो, से 12,000 ईयर्स अगो तक का है। और ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अप्रॉक्सीमेट 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो इसी टाइम पीरियड की है। सोच सकते हैं। इसीलिए इस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो वो 3 पार्ट्स हैं: लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज जो है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लोअर, मिडल, अपर। पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक का है। फिर क्योंकि स्टोन टूल्स में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, पहले ब्लंट स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, है ना,
काफ़ी ज़्यादा भूथर टाइप के। बाद में इनकी एजेस शार्प कर दी गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही शार्पनेस आ गई। तो फिर हमने उस टाइम पीरियड को कहा मेसोलिथिक, जो कि 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक का है। इसमें अभी मैंने बताया भी कि माइक्रोलिथ्स यूज़ हुए थे। माइक्रोलिथ्स का मतलब, तो माइक्रो का मतलब तो छोटा, लिथ का मतलब पत्थर, छोटे पत्थरों को यूज़ किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली ये जो छोटे पत्थर थे, इनको बोन्स और वुड के हैंडल से स्टक कर दिया जाता था, चिपका दिया जाता था, लगा दिया जाता था, ताकि हम उनसे सॉज, कुल्हाड़ी वगैरह बना सकें, सॉज एंड सिक्कल बना सकें। उसके बाद न्योलिथिक के बारे में मैंने बताया कि भाई पॉलिश टूल्स यूज़ होने लग गए थे, ताकि बहुत ज़्यादा ही फाइन कटिंग मिल सके हमें। मोटार एंड पेस्टल, ये उसी टाइम का देन है। मोटार और पेस्टल मतलब ओखली, है ना, देखा है आप लोगों ने ओखली वगैरह, जिसमें कोई सामान भर के कूट दिया जाता है ना। तो ये मोटार एंड पेस्टल जो है वो उसी टाइप का है, उसी टाइम से यूज़ हो रहा है। और न्योलिथिक एज जो है वो 10,000 ईयर्स अगो से जब तक स्टोन एज रहा तब तक का है। अब सवाल ये कि टूल्स को क्यों यूज़ किया जाता था। तो टूल्स को यूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि पहला, मीट और बोन को कट करने के लिए, फ्रूट्स एंड रूट्स को चॉप करने के लिए, चॉप मतलब छोटे छोटे बारीक पीसेस में करने के लिए, बार्क और हाइड्स को स्क्रैप करने के लिए। बार्क का मतलब आपको याद होगा, पेड़ की छाल, उसको काटने के लिए। हाइड्स मतलब एनिमल स्किन जो होती थी, एनिमल की जो स्किन होती है उसको अलग करने के लिए, ताकि उसके अंदर छुप सके, तो उसके लिए भी। वुड को चॉप करने के लिए, अब वुड को चॉप करके क्या करेंगे भाई, तो जो लकड़ी होगी उसको फायरवुड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हट्स और टूल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फायरवुड आपको पता होगा, ऐसी लकड़ी जो कि आग जलाने के लिए काम है। तो वुड को चॉप करके आप उसे फायरवुड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हट्स और टूल्स बना सकते हैं। ग्राउंड को डिग कर सकते हैं स्टोन टूल्स की मदद से, ताकि आपको एडिबल रूट्स मिल सकें। एडिबल रूट्स का मतलब खाने लायक रूट्स, ये रॉइड्स नहीं है, रूट्स है ना। उसके साथ साथ कपड़ों को सिलने के लिए भी आप बारीक पत्थरों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है टूल्स का यूज़ जो उस वक्त की ह्यूमन बीइंग्स करते थे। हाँ, अब इस कहानी में आता है चेंज, और ये चेंज नेचर का एक लॉ है। इसको इंजीनियरिंग में लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। आपको पता है डिस्टर्बेंस हमेशा ज़रूरी भी है, चेंज आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर चेंज नहीं आएगा तो फिर आपको दुख सुख का पता नहीं चलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आजीवन लाइट है आपकी लाइफ में, तो फिर आपको अंधेरे का पता नहीं चलेगा ना। और चेंजेस आएंगे भाई, अंधेरा आएगा तो रात में फिर आप छुपन छुपाई भी तो खेल सकते हो। जब चेंज आएगा तो फिर आप नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, नई चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चेंज आता है, ये नेचर का लॉ है, और चेंज अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो रोना नहीं गाना चाहिए हमेशा कि भाई अरे यार मेरी ज़िंदगी में दुख आ गया। अरे दुख आया तभी सुख आएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो 12,000 साल पहले क्या चेंज आया, जो मेजर चेंज आया वो आया एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज में शुरू में जो आइस एज चल रही थी, आइस एज का मतलब है पहले के टाइम में जो क्लाइमेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे, लेकिन 12,000 साल पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ठंडा वातावरण गर्म वातावरण में कन्वर्ट हुआ, वार्म क्लाइमेट में। अब क्योंकि वार्म क्लाइमेट कंडीशन जो है वो, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वार्म हुई, इसकी वजह से ग्रासलैंड्स ज़्यादा बने। ग्रासलैंड्स ज़्यादा बने, इसकी वजह से एनिमल्स ज़्यादा ग्रो हुए। डियर, लॉयन, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा हुई। और यहाँ से जो ह्यूमन बीइंग्स पहले हंटर और गैदरर्स थे वो अब फार्मिंग और हर्डिंग करने लग गए।
और क्योंकि फार्मिंग और हर्डिंग के लिए लोगों को ठहरना पड़ता है, एक जगह पे रुकना पड़ता है, तो पहले जो हंटर और गैदरर थे जो कि नोमैडिक लाइफ को एग्जिबिट कर रहे थे, वो अब सेटल्ड लाइफ को एग्जिबिट करना स्टार्ट कर दिए और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई। अभी हम आगे जानेंगे कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेचर में एक ड्रास्टिक चेंज आने की वजह से, ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण आने की वजह से कितनी सारी चेंजेस आई। चारों तरफ हरियाली आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स ग्रो करने लग गए। फार्मिंग, जो पहले जो ह्यूमन बींग्स पहले नोमैडिक लाइफ को एग्जिबिट कर रहे थे, वो सेटल्ड लाइफ में आ गए। जो पहले हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, वो अब फार्मिंग और हर्डिंग करने लग गए। तो ये मेजर चेंजेस आए, और चेंजेस आना मैंने अभी दोबारा पहले भी बोला भी कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर चेंज नहीं आएगा तो फिर आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो नई चीज़ें एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो भाई चेंज होना ज़रूरी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हंटर और गैदरर जो कि नोमैडिक लाइफ को एग्जिबिट कर रहे थे, अब वो फार्मिंग और हर्डिंग करने लग गए, जो कि एक किस्म की सेटल्ड लाइफ होती है। क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे रीज़न वही था, इन्वामेंटल चेंज। इन्वामेंटल चेंज होने की वजह से हुआ कि बहुत सारे ग्रासलैंड्स हुए, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर गए जो कि ह्यूमंस अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब ह्यूमंस ने उनको ऑब्ज़र्व करा, उनके सीड्स को ऑब्ज़र्व करा कि भाई इनको तो हम कहीं ग्रो भी करा सकते हैं। तो क्योंकि अब ह्यूमंस, आप देख सकते हैं, जो ह्यूमंस पहले नेचुरल वेज पे डिपेंडेंट थे, अब वो धीरे धीरे खुद के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो गए। और आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने ऑब्ज़र्व करा होगा तो यहाँ से एग्रीकल्चरल सिस्टम भी स्टार्ट होगा, और क्योंकि एग्रीकल्चरल सिस्टम स्टार्ट हुआ तो फार्मिंग। हर्डिंग का मतलब होता है चरवाही करना। इसका मतलब ये कि पशुओं को पालना भी स्टार्ट हो गया। पशुओं को जब एनिमल्स को जब लोगों ने पालना स्टार्ट किया तो एनिमल्स को वो एज अ स्टोर ऑफ फूड भी यूज़ कर सकते थे। एनिमल्स को एज अ स्टोर ऑफ फूड यूज़ कर सकते थे। कैसे सर? तो इस तरीके से अगर किसी एनिमल को पाला जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कैटल को पाल लिया, कोई काऊ को, तो काऊ से क्या मिल सकता है भाई? काऊ से हमें मिल्क मिल सकता है, मीट मिल सकता है उसका, है ना? तो वो क्या है? एक किस्म का स्टोर है, फूड का एक स्टोर है। तो एनिमल्स को एज अ स्टोर ऑफ फूड भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ लार्ज क्ले पॉट्स, बास्केट्स और पिट्स को डिग करना स्टार्ट करा। क्यों? फॉर स्टोरिंग दोज ग्रेन्स ऑफ वीट और बार्ले। वो जो वीट और बार्ले के जो ग्रेन्स थे उनको स्टोर करने के लिए। तो उनको स्टोर करके क्या होगा भाई? देख सकते हैं किस तरीके से साइकोलॉजी चेंज होती है विद टाइम, विद चेंज। जो पर्सनालिटीज़ पहले कुछ सामानों को गैदर करते थे, एक दिन के 2 दिन का, क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए एक ही चीज़ थी, वो था उनका हाथ। तो 3-4 फल हाथ में ले लिया, उसको पकड़ के घूम रहे हैं। तो पहले ये जो स्टोरिंग हुआ करती थी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और जो एग्रीकल्चर करने के बाद जो ग्रेन्स थे उनको लगा ये कि भाई अब ये ग्रेन्स सड़ जाएंगे अगर ये खुले आसमान में रहे। तो इसका मतलब ये कि इन ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा, और क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा तो स्टोर करने के लिए पॉट्स बनाए जाने लगे, बास्केट्स बनाए जाने लगे, पिट्स, गड्ढे खोदे जाने लग गए, ताकि उसके अंदर भी ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके। और उसके साथ साथ क्लोथ्स को सिलना स्टार्ट किया। अब ये सारा का सारा काम तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन बीइंग्स एक ही जगह पे सेटल हो। ग्रुपिंग सिस्टम स्टार्ट हुई। पहले इंडिविजुअल सिस्टम थी
क्योंकि भैया मेरा खाना है, मुझे ढूंढना है, मैं निकल पड़ा अपना मन मौजी बन के और आगे जाके खा रहा हूँ कुछ भी जो भी मिल गया मुझे। लेकिन अब क्योंकि सेटलमेंट करनी है तो बीवी बच्चे भी हैं, साथ में और भी लोग जो हैं, वो सोसाइटी मतलब एक किस्म की सोसाइटल लाइफ स्टार्ट हो गई। पहले इंडिविजुअल लाइफ थी, अब धीरे धीरे ये सोसाइटल लाइफ स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक नेचुरल चेंज आने की वजह से कितनी सारी चेंजेस आई, और ये चेंजेस तभी एक्सपीरियंस हो पाई जब चेंज आया, वरना उस वक्त भी इंडिविजुअल लाइफ एग्जिबिट हो रही होती, आज भी वही चीज़ चल रही होती। उस वक्त भी नोमैडिक लाइफ थी, आज भी वही लाइफ चल रही होती। आज भी हम बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के, बिना किसी फ़ोन वगैरह के यूं ही घूम रहे होते हैं अपने हाथ पाँव को बंदरों की तरह खुजलाते हुए, है ना। तो ये चेंजेस आई जो कि अच्छी हुई, जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। तो सवाल यह है कि सर हमें कैसे पता चलता है कि बाद में लोगों ने सेटल्ड लाइफ एग्जिबिट करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए फिर सोर्सेज है हमारे पास, स्रोत है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं। इन एग्ज़ाम्पल के तौर पे बुर्जा होम जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, आज के जम्मू एंड कश्मीर में है, जहाँ पर आपको पेट हाउसेस समझते हैं आप, जो कि ग्राउंड के नीचे में जो हाउसेस होते हैं वो मिले। तो सीढ़ियाँ बना दी नीचे की तरफ की, तो आदमी ऊपर से नीचे की तरफ जा सकता है। अब समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हाउस बना होगा, क्योंकि अंदर का वातावरण थोड़ा गर्म है। बुर्जा होम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ का बाहर का वातावरण कैसा है, ठंडा है, तो उन्होंने वहाँ पर पेट हाउसेस बनाए। अब कोई घर क्यों बनाता है भाई, ताकि रह सके, है ना। तो सेटल्ड लाइफ का एक ये एग्जांपल मिला। कुकिंग हर्ट्स मिले हमें। कुकिंग हर्ट्स क्या होते हैं, मतलब फर्नेस टाइप के चीज़ें, जैसे कि आज के टाइम में स्टोव है, उस वक्त के छोटे मोटे स्टोव, चूल्हा समझिए, तो वो चूल्हे मिले घर के बाहर भी अंदर भी। अब बाहर भी और अंदर भी क्यों, तो बाहर भी और अंदर भी के पीछे रीज़न ये रहा होगा कि भाई अगर सर्दी का मौसम हुआ तो घर के अंदर कुकिंग की जाएगी, और गर्मी का मौसम हुआ तो घर के बाहर कुकिंग की जाएगी। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब पर्सनालिटीज़ एक ही जगह पे रह रही हैं बहुत टाइम के लिए। तो ये भी सोर्सेज हैं आपके फॉर डिपिक्टिंग दैट पर्सनालिटीज ऑफ दैट टाइम लिविंग सेटल्ड लाइफ। दूसरी चीज़, हमें अर्दन पोर्ट्स मिले स्टोरीज़ के लिए। जो अर्दन पोर्ट्स बनाए गए थे वो मिले। तो स्टोरेज आदमी तब करता है ना जब वो कहीं रह रहा हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपको यहाँ से जाना है और आप यहाँ स्टोर करके रख रहे हैं, तो यहाँ स्टोर करके कोई फ़ायदा तो है नहीं आपने, है ना। तो अर्दन पोर्ट्स मिले, हाउसेज और हट्स मिले, तो ये हमें बताते हैं कि हाँ बाद में सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई। और ये सारी चीज़ें बहुत पहले की हैं, बहुत पहले की हैं। ये बात हमें कैसे पता चलती है, तो आर्कियोलॉजिस्ट साहब जिंदाबाद, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं इनको जिंदाबाद बोलिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से ही बता सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। जब लोग प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर गए, एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, तो हमने कहा कि अब ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई है, डोमेस्टिकेशन वाला फेज़ आ गया। पहले मैंने ऑलरेडी बताया था कि भैया पहले था नोमैडिक लाइफ, अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई है। आपको पता है सबसे पहले जो एनिमल पाला गया था इंसानों के द्वारा वो था डॉग, लेकिन डोमेस्टिकेट जो किया गया था वो शिप और गोट्स थी। पालना अलग चीज़ है, और डोमेस्टिकेट का मतलब है कि अब इसी को यूज़ करना बस, है ना। तो शिप और गोट्स को डोमेस्टिकेशन के लिए इस्तेमाल करा।
जो प्लांट्स डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ किए गए वो वीट एंड बार्ली है। हमें पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था आपको कि सुलेमान एंड करथार हिल्स के पास में फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिलते हैं, और वहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो कराई गई थी वो वीट और बार्ली ही थी। तो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के जो एविडेंशियल साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बुरज़ाहम, अभी अभी मैंने बताया आपको, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। सुलेमान एंड करथार हिल्स के आसपास का रीजन है ये। फिर चिरांद, जो कि बिहार में है। कोल्दी हवा, जो कि यूपी में है। महागरा, जो कि यूपी में है। डाउजाली हेडिंग, जो कि असम में है। हालूर, जो कि कर्नाटक में है। पय्यमपाली, जो कि तमिलनाडु में है। आप ये सारे साइट्स देख सकते हैं इस मैप में, है ना, ये देख सकते हैं। तो ये सारे साइट्स वो हैं जहाँ पर फर्स्ट फार्मिंग और हर्डिंग के एविडेंसेस मिलते हैं हमें। अब साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग हुई होगी? तो उसके लिए वही सोर्सेज हैं हमारे पास, एविडेंसेस हैं, प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स हमें मिलते हैं वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए फार्मिंग और हर्डिंग को समझने के लिए जो है हमारे पास, वो है बर्न्ट ग्रेन्स। बर्न्ट ग्रेन्स का मतलब जले हुए ग्रेन्स। आइदर गलती से एक्सीडेंटली हुआ होगा ये चीज़, या फिर ओकेशनली लोग किसी ओकेशंस पे ऐसा करते होंगे, लेकिन उस टाइम के बर्न्ट ग्रेन्स हमें मिले हैं जो कि हमें बताते हैं उस टाइम के। टाइम का कैसे पता चलता है? अभी मैंने बताया कि भाई कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता चल सकता है कि वो किस टाइम का रहा होगा, है ना। और इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, उस वक्त जो भी मतलब उस वक्त के जो ग्रीन्स हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फार्मिंग और हर्डिंग हुई हो। ओके। तो एक कुन्नूल केव आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में। कुन्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये रहा, ठीक है। अब ये कुन्नूल जो है, यहाँ पर हमें ऐश के ट्रेसेस मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि लोग फायर के साथ फैमिलियर थे, मतलब उनको फायर का पता था। और फायर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो भाई लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, पकाने के लिए, शाबाश, और उसके साथ साथ एनिमल्स को डराने के लिए। तो यहाँ पर फायर के एविडेंसेस मिले। इससे ये पता चला ना कि उस टाइम पे फायर की भी खोज हो चुकी थी, फायर के बारे में लोगों को पता था। फिर आते हैं मेहरगढ़ पर। मेहरगढ़, ये साइट आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि सुलेमान एंड करथार हिल्स के पास है। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि सुलेमान एंड करथार हिल जो हैं, वहाँ पर फर्स्ट एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ पर मेहरगढ़ जो इलाका है, वहाँ पे हमें ग्रोइंग क्रॉप्स के एविडेंसेस मिलेंगे। वहाँ विलेज लाइफ थी, ये बात भी हमने डिस्कस करा था। अच्छा, मेहरगढ़ के पास जो है ना, वो बोलान पास के पास में, और बोलान पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। तो अगर कोई पर्सनालिटी है जिसको इंडिया और पाकिस्तान से ईरान की तरफ जाना हो, तो वो बोलान पास को यूज़ करेगा। सवाल यही है कि पास क्या होता है? तो माउंटेन्स के बीच का एक पतला सा रास्ता, उसको हम कहते हैं पास। तो बोलान पास है, जो कि ईरान के लिए एक अच्छा रूट है। मेहरगढ़ में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिलते हैं, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होंगे, और उनमें से कम एक कंपार्टमेंट स्टोरिंग के लिए यूज़ होता था। अब आप समझ सकते हैं कि ये एविडेंस भी आपको बताता है कि हाँ, बाद में सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी, बाद में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। इसके साथ साथ ब्यूरियल्स मिलते हैं हमें। यहाँ एक ब्यूरियल दिखाना चाहूँगा मैं, ये रहा, जहाँ पे एक आदमी को दफनाया गया है, और इसमें एनिमल्स के भी आपको बोन्स दिखाई दे रहे होंगे। हमने एनिमल्स के बोन्स को स्टडी करा और हमें पता चला कि ये एनिमल्स गोट्स थे, ज़्यादातर शेपर गोट्स ही पाए गए।
और इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त जो लोग थे उनकी कॉन्सेप्ट थ्योरी जो थी वो थी लाइफ आफ्टर डेथ की थ्योरी। मतलब मौत के बाद भी एक अलग किस्म की ज़िंदगी होती है, और जो बंदा मर गया और एक अलग किस्म की ज़िंदगी को अब जीने लगेगा, उसको खाना पीना चाहिए ना, तो इसके लिए गोट और शिप को दफना देते थे साथ में, ताकि उसको खाना मिले वहाँ पे, अगले जन्म में, अगले लाइफ में वो चीज़ मिले, उसको फूड भी मिले। तो लाइफ आफ्टर डेथ का भी कॉन्सेप्ट उनको पता था, ऐसा कुछ हमें एविडेंस मिलता है। देख सकते हैं आप, ये मेहरगढ़ का एक हाउस है जिसमें कंपार्टमेंट्स देखिए, 1 2 3 4, ये 4 कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ओके, और हमने शुरुआत करा था, अगर आप फर्स्ट स्लाइड को देखें तो आपको पता चलेगा हंटिंग का स्लाइड था ये, और वही लास्ट स्लाइड हम देख रहे हैं तो अब हमें पता चल रहा है ये एक सेटल्ड लाइफ का स्लाइड है। तो इससे पता चल चुका है कि हमारी कहानी हंटिंग और गैदरिंग से स्टार्ट हुई थी और अब फार्मिंग और हर्डिंग पे आके जाके रुकी है। इसके आगे की कहानी हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और क्योंकि यार ये चैप्टर बहुत बड़ा, मतलब ये वीडियोस काफ़ी लंबे बन रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि अगली बार सब शॉर्ट वीडियोस में पार्टीशंस कर करके वीडियोस बनाई जाए। और क्योंकि भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, आशा करता हूँ कि आप सभी सेफ़ रहेंगे, हेल्दी रहिए, घर पे बच के रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। बाकी सब आप लोग टीवी वगैरह, आप खैर 1.5 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, तो अब तक तो आप खुद भी समझदार हो चुके हैं। ओके, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।